दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नील रैथम की मशहूर किताब स्पिन सेलिंग। अगर आप बड़े सौदों में कंसिस्टेंटली सफल होना चाहते हैं, अपने सेल्स स्किल्स को प्रोफेशनल स्तर तक ले जाना चाहते हैं या अपने ग्राहकों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्पिन सेलिंग केवल एक सेल्स टेक्निक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो बड़े और जटिल डील्स में सफलता के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे स्पिन सेलिंग के 4 मुख्य स्तर सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम देखेंगे कि क्यों केवल प्रोडक्ट नॉलेज या प्राइस पिचिंग काम नहीं करती और असली जीत उन सेल्स पर्सन की होती है जो ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं, उनके चैलेंजेस को पहचानते हैं और उन्हें सही समाधान की दिशा में गाइड करते हैं। नील रैथम ने सालों की रिसर्च और रियल वर्ल्ड सेल्स डेटा के आधार पर यह सिद्ध किया है कि बड़े डील्स में ट्रेडिशनल हार्ड सेल या ओवर एग्रेसिव अप्रोच अक्सर फेल हो जाती है। इसके बजाय स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग और स्ट्रेटेजिक अप्रोच ही सफलता का रास्ता दिखाती है। स्पिन सेलिंग मॉडल इसे आसान बनाता है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप प्रत्येक कॉल, मीटिंग और प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव बने रहें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पहले ग्राहक से rapport बनाएं, कैसे उनकी वास्तविक जरूरतों और समस्याओं को आइडेंटिफाई करें और कैसे इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ सवालों के माध्यम से उन्हें समाधान की दिशा में सहजता से गाइड करें। हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शंस कैसे रोकें, क्लोजिंग को आसान बनाएं और कैसे थ्योरी को प्रैक्टिकल वर्ड में अप्लाई करें। हम साथ साथ समझेंगे कि एटीट्यूड और माइंडसेट भी सेल्स सफलता में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। स्पिन सेलिंग केवल सवाल पूछने का तरीका नहीं है, यह कस्टमर फोकस्ड अप्रोच है जो आपको ओवर एग्रेसिव बिहेवियर से बचाता है और बैलेंस्ड स्ट्रेटेजिक एटीट्यूड अपनाने में मदद करता है। यही वह स्किल है जो सिर्फ डील्स फाइनलाइज नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। तो दोस्तों, चाहे आप सेल्स प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, जहां नेगोशिएशन और डील्स महत्वपूर्ण हैं, स्पिन सेलिंग आपके लिए जरूरी इंसाइट्स और टेक्निक्स लेकर आती है। आज के वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप इसे अपने रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस में अप्लाई कर सकें और मेजरेबल रिजल्ट्स हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे स्पिन सेलिंग आपके सेल्स अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और बड़े डील्स में कंसिस्टेंट सक्सेस दिला सकता है। चैप्टर 1, सेल्स बिहेवियर एंड सेल्स सक्सेस। जब हम सेल्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला सवाल अक्सर यही होता है कि कौन सफल होता है और क्यों। क्या यह केवल अनुभव, करिश्मा या कड़ी मेहनत का परिणाम है या इसके पीछे कोई पैटर्न और विज्ञान भी है? नील रैथम ने इस चैप्टर में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बड़े सेल्स में सफलता सिर्फ क्लोजिंग की कला नहीं है, बल्कि सही व्यवहार और रणनीति का परिणाम होती है। रैथम ने एक बड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए हजारों सेल्स कॉल्स और मीटिंग्स का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि छोटे सेल्स, जो अपेक्षाकृत कम वैल्यू वाले होते हैं, में साधारण पिच और थोड़े सवाल पूछने से अक्सर सफलता मिल जाती है, लेकिन बड़े और महत्वपूर्ण सेल्स, जहां सौदे लाखों या करोड़ों के होते हैं, वहां वही तकनीक काम नहीं करती। छोटे सेल्स में बिक्री ट्रांजैक्शनल होती है, जबकि बड़े सेल्स में बिक्री कंसल्टेशनल और स्ट्रेटेजिक होती है। इस अध्ययन ने रैथम को यह समझाया कि बड़े सेल्स की सफलता का सीक्रेट बेहतर व्यवहार है। उन्होंने सेल्स बिहेवियर को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा। पहला वह व्यवहार जो सीधे डील को प्रभावित करता है और दूसरा वह व्यवहार जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। सीधे प्रभाव वाले बिहेवियर में शामिल है सही सवाल पूछना, ग्राहक की जरूरत समझना, उनके पेन पॉइंट्स पर फोकस करना और उन्हें समाधान की ओर गाइड करना। अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले बिहेवियर में शामिल है प्रोफेशनलिज्म दिखाना, विश्वास बनाना और रिलेशनशिप डेवलप करना। रैथम बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन वही है जो इन दोनों तरह के बिहेवियर को संतुलित कर सके। सिर्फ दोस्ताना और करिश्माई होने से डील नहीं बनती और केवल डेटा या प्रोडक्ट फीचर्स दिखाने से भी बड़े सौदे नहीं बनते। असली जीत तब होती है जब आप ग्राहक की असली जरूरत तक पहुंचते हैं और उन्हें खुद ही समाधान अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक महत्वपूर्ण खोज यह भी थी कि बड़े सेल्स में क्लोजिंग का प्रतिशत कम होता है, लेकिन प्रभावशाली सवाल और सही फॉलो अप रणनीति सफलता की संभावना बढ़ा देती है। रैथम ने इसे समझाने के लिए अलग अलग सेल्स कॉल्स का विश्लेषण किया और पाया कि जो सेल्स पर्सन केवल प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते थे, वे अक्सर असफल रहते। वहीं जो सेल्स पर्सन ग्राहक की स्थिति, समस्याएं, प्रभाव और समाधान पर सवाल पूछते थे, वे लगातार बेहतर परिणाम हासिल करते थे। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्स बिहेवियर को मापना और ट्रेन करना संभव है। रैथम ने विकसित किया एक फॉर्मल मैपिंग सिस्टम जिसमें हर कॉल के दौरान सेल्स पर्सन के सवालों, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग की तकनीक को ट्रैक किया जाता है।
इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि कौन से बिहेवियर वास्तव में डील को आगे बढ़ाते हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। एक और पॉइंट जो रैकहम ने उठाया वह है कस्टमर की भूमिका। बड़े सेल्स में ग्राहक अक्सर अनिश्चित और जटिल निर्णय प्रक्रिया में होते हैं। ऐसे में सेल्स पर्सन का काम सिर्फ पिच देना नहीं बल्कि ग्राहक की सोच को दिशा देना और उनकी खुद की इनसाइट्स को सामने लाना होता है। स्पिन सेलिंग की यही शुरुआत है। ग्राहक की स्थिति, सिचुएशन समझना, समस्याओं, प्रॉब्लम की पहचान करना, उनके प्रभाव, इम्प्लीकेशन को दिखाना और आखिर में समाधान, नीड पे ऑफ की ओर ले जाना। रैकहम ने यह भी स्पष्ट किया कि सफलता सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजी और तैयारी का परिणाम है। बड़े सेल्स के लिए सही बिहेवियर की तैयारी, सवालों का सही क्रम और मीटिंग की संरचना जरूरी है। जो सेल्स पर्सन बिना तैयारी के कॉल करते हैं वे अक्सर फेल हो जाते हैं। वहीं जो हर कॉल में स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अपनाते हैं उनके पास न केवल अधिक क्लोजिंग प्रतिशत होता है बल्कि लंबी अवधि में मजबूत रिलेशनशिप भी बनती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सेल्स सफलता कोई कला नहीं बल्कि विज्ञान और स्ट्रेटेजी का मेल है। बड़े सेल्स में जीत के लिए आपको केवल करिश्मा या अनुभव पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको डेटा, अनुसंधान और सही बिहेवियर पैटर्न पर भरोसा करना होगा। रैकहम यह साबित करते हैं कि सही बिहेवियर सीखना और उसे लगातार दोहराना संभव है और यही भविष्य के सेल्स चैंपियन बनाता है। अंत में चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि सेल्स में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी है: सही बिहेवियर, स्ट्रेटेजिक तैयारी और ग्राहक की असली जरूरतों को समझना। जब आप इन तीनों को मिलाकर काम करते हैं तो बड़े सौदे सिर्फ संभव नहीं होते बल्कि आपके लिए कस्टमर और सेल्स दोनों के लिए एक विजयी अनुभव बन जाते हैं। चैप्टर 2 ऑब्टेनिंग कमिटमेंट, क्लोजिंग द सेल। सेल्स की दुनिया में क्लोजिंग शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में सिर्फ डील फाइनल करने की जल्दी और थोड़ी दबाव वाली तकनीक आती है। लेकिन नील रैकहम इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि बड़े सेल्स में क्लोजिंग केवल कॉल का आखिरी हिस्सा नहीं होता बल्कि यह पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ सेल्स पर्सन हमेशा सफल होते हैं और कुछ अक्सर असफल रहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कस्टमर को हाँ कहने तक पहुंचाने की कला क्या है। रैकहम का सबसे बड़ा शोध यह बताता है कि बड़े सेल्स में क्लोजिंग की रणनीति छोटे सेल्स से पूरी तरह अलग होती है। छोटे सेल्स में आप सीधे पूछ सकते हैं क्या आप खरीदना चाहेंगे और अक्सर आपको हाँ मिल जाता है। लेकिन बड़े सेल्स में सौदे का आकार बड़ा, निर्णय लेने वाले लोग कई और फैसलों में उलझे होते हैं और ग्राहक खुद भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होता कि यह निर्णय उसके लिए सही है। इसलिए बड़े सेल्स में क्लोजिंग का काम सिर्फ पूछने तक सीमित नहीं बल्कि कस्टमर को आत्मनिर्णय तक पहुंचाने का होता है। रैकहम बताते हैं कि क्लोजिंग को सफल बनाने के लिए सेल्स पर्सन को 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए: प्रोसेस, बिहेवियर और सही समय। प्रोसेस में यह शामिल है कि आप पहले ग्राहक की स्थिति समझें, उनकी समस्याओं को पहचानें, उनके इम्प्लीकेशन को उजागर करें और फिर नीड पे ऑफ पर आए। बिहेवियर में शामिल है कि आप कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं और कैसे ग्राहक को खुद ही समाधान की दिशा में ले जाते हैं। सही समय का मतलब है कि आप तब क्लोजिंग के लिए आगे बढ़ें जब ग्राहक मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो, ना कि जब आप खुद तैयार हो। एक अहम खोज जो रैकहम ने की वह यह है कि बड़े सेल्स में ट्रेडिशनल क्लोजिंग टेक्निक्स अक्सर विफल रहती हैं, यानी सिर्फ हार्ड सेलिंग, दबाव डालना या फिक्स्ड स्क्रिप्ट फॉलो करना काम नहीं करता। इसके बजाय जो सेल्स पर्सन लगातार जीतते हैं वे ग्राहक की जरूरतों और समस्याओं के आधार पर क्लोजिंग का रास्ता बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग का निर्णय ग्राहक खुद ले और सेल्स पर्सन उसे गाइड करें। रैकहम ने अपने रिसर्च में 4 अलग तरह की क्लोजिंग तकनीकों का अध्ययन किया: फोर्स क्लोज, रेकमेंडेड क्लोज, सपोर्टिव क्लोज और नेचुरल क्लोज। उनके निष्कर्ष से पता चला कि नेचुरल और सपोर्टिव क्लोज बड़े सेल्स में सबसे अधिक कारगर होते हैं। यह वह क्लोज है जिसमें ग्राहक की जरूरतों को समझकर उन्हें सही दिशा दिखाई जाती है बजाय कि उन्हें सीधे खरीदने के लिए कहा जाए। इस चैप्टर में रैकहम ने यह भी बताया कि ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन क्लोजिंग का हिस्सा है। बड़े सेल्स में हर क्लोजिंग प्रयास सफल नहीं होता और सेल्स पर्सन का काम है कि इन ऑब्जेक्शंस को प्रिडिक्ट करें, उन्हें रोकें या सही समय पर संभालें। जब आप ग्राहक की समस्याओं और जरूरतों को सही ढंग से समझते हैं तो ऑब्जेक्शंस खुद ब खुद कम हो जाती है। एक महत्वपूर्ण सीख यह भी है कि क्लोजिंग एक बिंदु नहीं बल्कि कई छोटे कदमों का परिणाम है। रैकहम इसे निरंतर कमिटमेंट कहते हैं। हर कॉल, हर मीटिंग और हर सवाल में आप ग्राहक को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। ये छोटे कमिटमेंट्स अंततः बड़े हाँ में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक से पहले ये पूछना कि क्या यह आपके लिए समस्या का समाधान लग रहा है या क्या आप इसे अगले सप्ताह टेस्ट करना चाहेंगे, बड़े क्लोज की तैयारी करता है।
रैकहम ने बड़े सेल्स में क्लोजिंग के 4 लेवल भी पहचान किए। पहला, फीडिंग लेवल, जिसमें ग्राहक अपने इंटरेस्ट और चिंता को व्यक्त करता है। दूसरा, फैक्टुअल लेवल, जिसमें ग्राहक डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान देता है। तीसरा, पर्सनल लेवल, जिसमें ग्राहक के निर्णय में उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मानदंड शामिल होते हैं। और चौथा, फाइनल कमिटमेंट लेवल, जहां ग्राहक वास्तव में निर्णय लेता है। सफल सेल्स पर्सन इन चारों लेवल को समझकर कदम कदम पर गाइड करता है। चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े सेल्स में क्लोजिंग का मतलब दबाव डालना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और सहयोग है। जब आप ग्राहक की सोच और जरूरत को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्लोजिंग एक नेचुरल स्टेप बन जाती है। रैकहम बताते हैं कि यही वह रणनीति है जो बड़े और जटिल सौदों में निरंतर सफलता देती है। अंत में चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि क्लोजिंग कोई एक्शन नहीं बल्कि प्रक्रिया है। इसमें ग्राहक की जरूरतों की पहचान, उनकी समस्याओं का समाधान, सही समय पर सुझाव देना और छोटे छोटे कमिटमेंट्स को जोड़ना शामिल है। जब आप इन सबको सही ढंग से अपनाते हैं तो बड़े सौदे न केवल संभव होते हैं बल्कि ग्राहक और सेल्स पर्सन दोनों के लिए विजयी अनुभव बन जाते हैं। चैप्टर 3, कस्टमर नीड्स इन द मेजर सेल्स की दुनिया में एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्राहक की जरूरतें ही बड़े सौदों की दिशा तय करती हैं। नील रैकहम इस चैप्टर में बड़े सेल्स के संदर्भ में ग्राहक की जरूरतों को समझने और उनका विश्लेषण करने की कला पर गहराई से चर्चा करते हैं। उन्होंने रिसर्च के माध्यम से यह दिखाया कि बड़े और जटिल सौदों में ग्राहक केवल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता बल्कि अपने समस्याओं के समाधान और मूल्य के लिए निर्णय लेता है। रैकहम ने बड़े सेल्स और छोटे सेल्स में यह अंतर स्पष्ट किया कि छोटे सेल्स में ग्राहक की जरूरतें अक्सर सतही होती हैं, उन्हें बस एक प्रोडक्ट या सुविधा चाहिए। लेकिन बड़े सेल्स में ग्राहक की जरूरतें गहरी, जटिल और कई बार अप्रत्याशित होती हैं। ये जरूरतें प्रायः व्यापारिक रणनीति, लागत, लाभ और संगठन के लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं। इसलिए बड़े सेल्स में सिर्फ फीचर्स और फायदे बताना काम नहीं करता। सेल्स पर्सन को ग्राहक की असली जरूरतों तक पहुंचने और उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की कला आनी चाहिए। इस चैप्टर में रैकहम बताते हैं कि बड़े सेल्स में ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने के 4 मुख्य स्तर होते हैं। पहला, सिचुएशन नीड्स, जिसमें ग्राहक की वर्तमान स्थिति और उसके व्यवसाय की संरचना को समझना शामिल है। दूसरा, प्रॉब्लम नीड्स, यानी वह क्षेत्र जहां ग्राहक असुविधा या नुकसान महसूस कर रहा है। तीसरा, इम्प्लीकेशन नीड्स, यानी समस्या का प्रभाव और इसके परिणाम। और चौथा, नीड पे ऑफ नीड्स, जिसमें ग्राहक यह समझता है कि किसी समाधान को अपनाने से उसे किस तरह का फायदा होगा। रैकहम ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े सेल्स में ग्राहक अक्सर खुद भी अपनी जरूरतों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते। इसलिए सेल्स पर्सन का काम है कि सही सवाल पूछकर और सही बहस करके ग्राहक की असली जरूरतों को बाहर लाया जाए। यही स्पिन सेलिंग की मूल रणनीति का आधार है। उदाहरण के लिए, सिर्फ यह पूछना कि क्या आपको हमारी सर्विस चाहिए काम नहीं करता, बल्कि सवाल इस तरह होने चाहिए कि ग्राहक अपने दर्द, जोखिम और संभावित लाभों को खुद ही पहचाने। एक और महत्वपूर्ण बिंदु रैकहम ने उठाया वह है कि ग्राहक की जरूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं। बड़े सौदों में कई मीटिंग्स और चर्चा शामिल होती है। हर बातचीत में नए तथ्य सामने आते हैं, नए मुद्दे उभरते हैं और ग्राहक के फैसले पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेल्स पर्सन को लगातार अपडेट रहना और फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। केवल एक बार जरूरत समझकर डील पर भरोसा करना अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। रैकहम बताते हैं कि बड़े सेल्स में ग्राहक की प्राथमिकताएं और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग होती है। कई बार ग्राहक केवल उत्पाद के लाभों को नहीं देखता, बल्कि यह जानने की कोशिश करता है कि यह समाधान उसके संगठन में कैसे फिट होगा, लागत और जोखिम क्या है और निर्णय लेने वाले अन्य लोग क्या सोचेंगे। इसलिए सेल्स पर्सन को न केवल तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना चाहिए, बल्कि ग्राहक की सोच, संगठनात्मक संरचना और निर्णय प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। इस चैप्टर में रैकहम ने कई केस स्टडीज और उदाहरण दिए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे सही तरह के सवाल और रणनीतिक बातचीत ग्राहक की असली जरूरतों को सामने लाती है। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन जो सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स दिखाता है अक्सर असफल रहता है। वहीं जो सेल्स पर्सन ग्राहक से पूछता है, इस समस्या का आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव है, या अगर यह समस्या हल हो जाए तो आपका संगठन कितना लाभान्वित होगा, वह लगातार सफलता हासिल करता है। रैकहम ये भी बताते हैं कि बड़े सेल्स में सिर्फ ग्राहक की जरूरतों को समझना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें नीड पे ऑफ यानी समाधान अपनाने के फायदे स्पष्ट रूप से दिखाने भी पड़ते हैं। जब ग्राहक खुद देखता है कि आपके समाधान से उसे वास्तविक लाभ और मूल्य मिलेगा तो कमिटमेंट स्वाभाविक रूप से बन जाता है। यह रणनीति छोटे सेल्स में शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन बड़े और जटिल सौदों में ये सफलता की कुंजी है। अंत में चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सबक यह है
कि बड़े सेल्स में सफलता का रहस्य ग्राहक की गहरी जरूरतों को समझने और उन्हें सही समाधान की दिशा में ले जाने में है। स्पिन सेलिंग की पूरी रणनीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। सही सवाल पूछें, असली समस्याओं की पहचान करें, उनके प्रभाव को समझाएं और समाधान अपनाने के फायदे दिखाएं। जब आप इन कदमों का पालन करते हैं तो बड़े सौदे न केवल संभव होते हैं बल्कि ग्राहक और सेल्स पर्सन दोनों के लिए विजयी अनुभव बन जाते हैं। चैप्टर 4 द स्पिन स्ट्रैटेजी। जब बड़े सेल्स की दुनिया की बात आती है तो नील रैखम की स्पिन सेलिंग रणनीति किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इस चैप्टर में रैखम पूरी रणनीति को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड पे ऑफ 4 स्तरों के सवाल और उनका क्रम बड़े सौदों में सफलता की कुंजी बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन क्वेश्चंस की। ये सवाल हमें ग्राहक की वर्तमान स्थिति समझने में मदद करते हैं। छोटे सेल्स में लोग अक्सर सीधे अपने प्रोडक्ट या फीचर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़े सेल्स में ग्राहक की पूरी परिस्थिति को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, आपकी वर्तमान प्रोसेस क्या है, या आप इस कार्य को कैसे मैनेज करते हैं। सिचुएशन सवाल आपको ग्राहक के कंटेक्स्ट, संगठनात्मक स्ट्रक्चर और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करते हैं। यह चरण न केवल आपके लिए जानकारी जुटाने का अवसर है बल्कि ग्राहक के दिमाग में यह संकेत भी देता है कि आप उनकी दुनिया को समझना चाहते हैं। दूसरा स्तर है प्रॉब्लम क्वेश्चंस। यह वह चरण है जिसमें आप ग्राहक की वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों को सामने लाते हैं। रैखम बताते हैं कि बड़े सेल्स में ग्राहक अक्सर खुद भी अपनी समस्याओं को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉब्लम सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में समय की बर्बादी होती है, या आपको लगता है कि यह समस्या आपकी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। ऐसे सवाल ग्राहक को सोचने पर मजबूर करते हैं और उनकी असली जरूरतें सामने आती हैं। तीसरा स्तर है इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस। यह वह चरण है जिसमें समस्या के प्रभाव और परिणाम को उजागर किया जाता है। रैखम बताते हैं कि बड़े सेल्स में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक को यह समझना होता है कि उनकी समस्या केवल सतही नहीं है बल्कि उसके परिणाम संगठन के लिए गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, अगर यह समस्या बनी रहती है तो आपकी उत्पादन लागत पर क्या असर पड़ेगा, या यदि यह प्रॉब्लम अनसॉल्व रहती है तो आपके क्लाइंट रिलेशनशिप्स कैसे प्रभावित होंगे। इम्प्लीकेशन सवाल ग्राहक में अर्जेंसी और महत्व की भावना पैदा करते हैं जिससे वह समाधान को गंभीरता से लेने लगता है। चौथा और अंतिम स्तर है नीड पे ऑफ क्वेश्चंस। यह वह चरण है जिसमें आप ग्राहक को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपके समाधान से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। रैखम बताते हैं कि नीड पे ऑफ सवाल सीधे क्लोजिंग की दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह समाधान लागू करें तो क्या आपकी टीम का समय 20% बच सकता है, या अगर यह समस्या हल हो जाए तो आपके प्रॉफिट मार्जिन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे सवाल ग्राहक को अपने फायदे का एहसास कराते हैं और उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। रैखम का कहना है कि स्पिन का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सिचुएशन सवाल से शुरुआत होती है, उसके बाद प्रॉब्लम, फिर इम्प्लीकेशन और अंत में नीड पे ऑफ। यह क्रम ग्राहक को धीरे धीरे समस्या की गंभीरता समझाने और समाधान के महत्व का एहसास कराने में मदद करता है। सीधे नीड पे ऑफ या प्रोडक्ट फीचर्स दिखाने से अक्सर ग्राहक प्रतिक्रिया नहीं देता। स्पिन क्रम एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण है जो बड़े सौदों में काम करता है। इस चैप्टर में रैखम ने यह भी बताया कि स्पिन रणनीति केवल सवाल पूछने का फॉर्मूला नहीं है, यह ग्राहक की सोच को समझने, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में गाइड करने और अंतिम कमिटमेंट तक पहुंचने का एक पूरा सिस्टम है। हर सवाल और हर जवाब आपको ग्राहक की असली जरूरतों और उनके पेन पॉइंट्स तक ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु रैखम ने उठाया वह है कि स्पिन सवालों का प्रभाव छोटे और बड़े सेल्स में अलग होता है। छोटे सेल्स में सिचुएशन और प्रॉब्लम सवाल उतने महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि ग्राहक की जरूरतें अपेक्षाकृत स्पष्ट होती हैं, लेकिन बड़े सेल्स में यह सवाल सफलता की दिशा तय करते हैं। इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब समस्या जटिल हो और समाधान का मूल्य अधिक हो। रैखम ने कई केस स्टडी और उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एक सेल्स पर्सन जिसने स्पिन क्रम का पालन किया और ग्राहक की समस्याओं को इम्प्लीकेशन स्तर तक समझाया, उसने अंततः बड़े सौदे में सफलता हासिल की। वहीं जो सेल्स पर्सन सीधे फीचर्स और कीमत पर जोर देते थे, वे अक्सर असफल रहते। ये दिखाता है कि स्पिन क्रम सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि बड़े सेल्स में निर्णय प्रक्रिया को संरचित करने का तरीका है। चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े सौदों में केवल उत्पाद और कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक की स्थिति, समस्या, प्रभाव और लाभ को समझना और सही सवाल पूछकर उन्हें समाधान की ओर ले जाना
स्पिन सेलिंग की सफलता की कुंजी है। यह रणनीति न केवल बिक्री बढ़ाती है बल्कि ग्राहक और सेल्स पर्सन दोनों के लिए विजयी अनुभव बनाती है। चैप्टर 5 प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस सेल्स की दुनिया में एक सबसे बड़ी चुनौती है ग्राहक की आपत्तियों या ऑब्जेक्शंस को संभालना। नील रैखम इस चैप्टर में बताते हैं कि बड़े सेल्स में ऑब्जेक्शंस केवल बाधाएं नहीं होती, वे अक्सर संकेत हैं कि ग्राहक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है या उन्हें समस्या और समाधान की पूरी समझ नहीं है। इसलिए बड़े सौदों में सफलता का रहस्य सिर्फ ऑब्जेक्शंस को हल करने में नहीं है बल्कि उनका निर्माण ही रोकने में है। यही वजह है कि रैखम इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस पर फोकस करते हैं। रैखम की रिसर्च से पता चला कि छोटे सेल्स में ऑब्जेक्शंस आमतौर पर स्पष्ट और आसान होते हैं। ग्राहक केवल कीमत, डिलीवरी या फीचर्स पर सवाल करते हैं, लेकिन बड़े और जटिल सौदों में ऑब्जेक्शंस कई स्तरों पर होती हैं, रणनीतिक, वित्तीय, तकनीकी और कभी कभी व्यक्तिगत। इसलिए उन्हें संभालने की रणनीति भी अलग होनी चाहिए। रैखम बताते हैं कि बड़े सेल्स में अधिकतर ऑब्जेक्शंस पहले ही रोक सकते हैं अगर आप सही तरीके से पहले से तैयारी करें और ग्राहक की जरूरतों को गहराई से समझें। प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस की पहली कुंजी है ग्राहक की समस्या को गहराई से समझना। जब आप स्पिन सेलिंग के 4 स्तर सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड, पे ऑफ का पालन करते हैं तो आप ग्राहक की वास्तविक समस्याओं और उनके प्रभाव को सामने लाते हैं। इससे ग्राहक को लगता है कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं और संभावित ऑब्जेक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से पूछ लेते हैं कि क्या इस समस्या से आपकी टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है और इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, तो ग्राहक शायद ही यह सोच पाए कि यह समाधान उनके लिए उपयुक्त नहीं है। रैखम बताते हैं कि दूसरी रणनीति है संभावित ऑब्जेक्शंस को पहले ही पहचान लेना। बड़े सौदों में यह आम है कि ग्राहक के मन में सवाल और शंका पहले से मौजूद होती है, जैसे क्या यह निवेश मेरे लिए सही है या क्या हमारी टीम इसे अपनाने में सक्षम होगी। एक सफल सेल्स पर्सन इन संभावित ऑब्जेक्शंस को पहले ही सामने लाता है और उन्हें हल करता है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, हमने देखा है कि इस समाधान को अपनाने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमने इनका हल इस तरह निकाला है। इससे ग्राहक को भरोसा मिलता है और ऑब्जेक्शंस कम हो जाते हैं। तीसरी रणनीति है नीड, पे ऑफ पर जोर देना। रैखम का कहना है कि जब ग्राहक यह समझता है कि समाधान अपनाने से उसे वास्तविक और महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा तो ऑब्जेक्शंस अपने आप घट जाते हैं। ग्राहक केवल समस्या नहीं देखता बल्कि संभावित मूल्य और लाभ को भी समझता है। नीड, पे ऑफ सवाल जैसे, यदि हम यह समाधान लागू करें तो आपकी लागत कितनी कम हो सकती है, या इससे आपकी टीम का समय कितना बचेगा, ऑब्जेक्शंस को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। रैखम ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस का मतलब है बातचीत को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाना। केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय सेल्स पर्सन को पहले से योजना बनानी चाहिए कि ग्राहक कौन से मुद्दे उठा सकता है, उन्हें कैसे संबोधित करना है और बातचीत के किस चरण पर उन्हें हल किया जाएगा। यह प्रोएक्टिव अप्रोच ग्राहकों को यह संकेत देती है कि आप उनके पक्ष में हैं और समस्या को समझते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शंस केवल ग्राहक के लिए ही नहीं बल्कि सेल्स पर्सन के लिए भी फायदेमंद है। जब आप ऑब्जेक्शंस को पहले ही रोक देते हैं तो क्लोजिंग की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। इसके अलावा ग्राहक के मन में विश्वास और भरोसा बढ़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी जरूरतों और समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। रैखम ने कई केस स्टडीज और उदाहरण दिए हैं, जैसे एक सेल्स पर्सन जिसने संभावित ऑब्जेक्शंस को पहले ही पहचान लिया और नीड, पे ऑफ सवालों का सही क्रम अपनाया। उसने बड़े सौदे को बिना किसी गंभीर रुकावट के क्लोज किया। वहीं जो सेल्स पर्सन केवल ग्राहक की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते थे, वे बार बार फेल होते रहे। यह दिखाता है कि बड़े सेल्स में ऑब्जेक्शंस को रोकना उन्हें केवल संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में चैप्टर 5 का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े सेल्स में ऑब्जेक्शंस एक संकेत है, न कि बाधा। उन्हें रोकने के लिए आपको ग्राहक की जरूरतों और समस्याओं को गहराई से समझना होगा, संभावित ऑब्जेक्शंस की पहचान करनी होगी और नीड, पे ऑफ के माध्यम से समाधान के लाभ को स्पष्ट करना होगा। जब आप यह रणनीति अपनाते हैं, मां जी, आप भी क्यों रोज इसे इतना काम सौंप देती है, इसे तो कुछ आता ही नहीं, मैं संभालूंगी सब। चैप्टर 6 प्रिलिमिनरीज। ओपनिंग द कॉल सेल्स की दुनिया में अक्सर लोग सीधे पिच पर ध्यान देते हैं, लेकिन नील रैखम बताते हैं कि बड़े सेल्स में पहली बातचीत यानी कॉल का आरंभ या ओपनिंग ही अक्सर तय करता है कि डील आगे बढ़ेगी या नहीं। चैप्टर 6 में रैखम बताते हैं कि कॉल के शुरुआती मिनट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिनट ग्राहक के दिमाग में विश्वास, ध्यान और रिसेप्टिविटी बनाने का अवसर है।
रैखम की रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ कि बड़े और जटिल सेल्स में कॉल के शुरुआती चरण में कई बार ग्राहक का इंटरेस्ट खो जाता है या बातचीत सतही हो जाती है। इसलिए सेल्स पर्सन को कॉल की शुरुआत बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। उन्होंने इसे प्रेलिमिनरीज कहा, यानी प्रारंभिक चरण जो ग्राहक को सुरक्षित, समझा हुआ और बातचीत के लिए तैयार महसूस कराता है। प्रेलिमिनरीज का पहला कदम है rapport बनाना। rapport केवल दोस्ताना बातचीत नहीं है, यह विश्वास और पेशेवर कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए सेल्स पर्सन को पहले ग्राहक की स्थिति और संगठन को समझना चाहिए और उन्हें महसूस कराना चाहिए कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं। सरल सवाल जैसे, क्या आप पिछले कुछ महीनों में इस प्रक्रिया में कोई बदलाव देख रहे हैं, या आपकी टीम के लिए इस समय मुख्य चुनौती क्या है, ग्राहकों को यह संकेत देते हैं कि आप उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है कॉल का उद्देश्य स्पष्ट करना। रैखम कहते हैं कि बड़े सेल्स में ग्राहक अक्सर कई मीटिंग्स और कॉल्स में उलझे रहते हैं, इसलिए शुरुआत में ही यह बताना जरूरी है कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं और इस बातचीत का लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए, मैं इस कॉल में आपकी टीम की वर्तमान प्रक्रिया समझना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या हमारा समाधान आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इससे ग्राहक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और बातचीत का नियंत्रण दोनों पक्षों में संतुलित रहता है। तीसरा कदम है कस्टमर पार्टिसिपेशन। रैखम बताते हैं कि बड़ी सेल्स में ग्राहक को बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल करना महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उनके विचार और प्रतिक्रियाएं समझनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, क्या आप इस मुद्दे के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, या आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर आप इसे कैसे सुलझाना चाहेंगे। इससे ग्राहक अपनी जरूरतों और समस्याओं को खुद से व्यक्त करता है और सेल्स पर्सन को गहरी समझ मिलती है। रैखम ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से तैयारी और स्ट्रक्चरिंग कॉल को प्रभावी बनाती है। प्रिलिमिनरीज केवल अनौपचारिक बातचीत नहीं है, यह एक रणनीतिक चरण है जिसमें सेल्स पर्सन को यह तय करना होता है कि कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस क्रम में पूछने हैं और कैसे ग्राहक को मुख्य मुद्दों तक ले जाना है। बिना तैयारी के कॉल अक्सर भ्रमित और असफल रहती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ओपनिंग फेज में समय का सही उपयोग सफलता को तय करता है। रैखम का कहना है कि शुरुआती 5 मिनट में ग्राहक का ध्यान जीतना, विश्वास स्थापित करना और बातचीत का टोन सेट करना जरूरी है। यदि आप इस चरण में गलती करते हैं, जैसे बहुत जल्दी पिच देना या अनावश्यक जानकारी साझा करना, तो ग्राहक का इंटरेस्ट कम हो जाता है और पूरे सेल्स प्रोसेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रैखम ने कई उदाहरण और केस स्टडीज भी दिए हैं। एक उदाहरण में एक सफल सेल्स पर्सन ने कॉल की शुरुआत ग्राहक के हाल के प्रोजेक्ट्स और उनकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की चर्चा से की। इससे ग्राहक सहज महसूस करता है, खुलकर अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में बताता है और सेल्स पर्सन धीरे धीरे स्पिन सवालों के माध्यम से समाधान की ओर ले जाता है। वहीं जो सेल्स पर्सन सीधे उत्पाद फीचर्स या कीमत पर जोर देते हैं, वे अक्सर शुरुआती मिनटों में ही ग्राहक का ध्यान खो देते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े सेल्स में सफलता का पहला कदम कॉल का ओपनिंग है। rapport बनाना, उद्देश्य स्पष्ट करना, ग्राहक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रारंभिक बातचीत को रणनीतिक रूप से तैयार करना ही आगे की पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है। प्रिलिमिनरीज पर ध्यान देने से न केवल ऑब्जेक्शंस कम होती हैं, बल्कि ग्राहक और सेल्स पर्सन दोनों के लिए सकारात्मक और विजयी अनुभव बनता है। अंत में चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि बड़े सेल्स में पिच या क्लोजिंग केवल शुरुआती कदमों के बाद प्रभावी होती है। यदि आप पहले 5 मिनट में ग्राहक का विश्वास और इंटरेस्ट जीतते हैं, तो आगे की पूरी स्पिन सेलिंग प्रक्रिया सफल और स्मूथ हो जाती है। प्रिलिमिनरीज का सही इस्तेमाल करके आप बड़े सौदों में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7 टर्निंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेल्स की दुनिया में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस अलग अलग चीजें हैं। नील रैखम इस चैप्टर में बताते हैं कि स्पिन सेलिंग और बड़े सेल्स की तकनीकें केवल किताबों या रिसर्च में नहीं रुकती, इन्हें असली दुनिया में लागू करना ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 7 पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि कैसे थ्योरी को वास्तविक बड़े सेल्स के माहौल में बदलें। रैखम कहते हैं कि बड़े सेल्स में सबसे बड़ी बाधा अक्सर यह नहीं होती कि सेल्स पर्सन स्पिन या अन्य तकनीकों को नहीं जानता। असली चुनौती यह होती है कि जानकारी को व्यवहार में बदलना और हर कॉल, मीटिंग या बातचीत में उसे लागू करना। उन्होंने रिसर्च और केस स्टडीज के माध्यम से यह साबित किया कि जो सेल्स पर्सन थ्योरी को सिर्फ याद रखते हैं, वे अक्सर असफल रहते हैं। वही सफल होते हैं जो इसे अपने व्यवहार, सवालों और रणनीति में निरंतर अपनाते हैं। इस चैप्टर में रैखम ने 3 मुख्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है जो थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने में मदद करते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी संरचित प्रशिक्षण।
इसका मतलब है कि सेल्स पर्सन को स्पिन के 4 स्तर सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड, पे ऑफ और अन्य क्लोजिंग रणनीतियों को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि हर कदम का अभ्यास करना। उदाहरण के लिए रोल प्ले सेशन में एक सेल्स पर्सन को ग्राहक की भूमिका निभाने वाला साथी सवाल पूछता है और दूसरा स्पिन तकनीक का पालन करते हुए उन्हें समाधान की ओर ले जाता है। यह अभ्यास वास्तविक कॉल में आत्मविश्वास और दक्षता लाता है। दूसरा तरीका है बिहेवियरल फीडबैक। रैखम बताते हैं कि सेल्स पर्सन अक्सर सोचते हैं कि वे सही तरीके से स्पिन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक कॉल और मीटिंग का विश्लेषण किया जाए। इसमें यह देखा जाता है कि कौन से सवाल प्रभावी थे, कौन से नहीं, और ग्राहक की प्रतिक्रिया क्या रही। इससे पता चलता है कि थ्योरी कहाँ काम कर रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। बिहेवियरल फीडबैक निरंतर सुधार और सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। तीसरा और महत्वपूर्ण तरीका है इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन, यानी थ्योरी को छोटे छोटे कदमों में लागू करना। रैखम का कहना है कि अचानक पूरे स्पिन क्रम को हर कॉल में अपनाने से अक्सर सेल्स पर्सन ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इसके बजाय पहले सिचुएशन सवालों पर फोकस करें, फिर प्रॉब्लम और इम्प्लीकेशन के सवाल जोड़ें और अंत में नीड, पे ऑफ तक धीरे धीरे बढ़ें। यह इंक्रीमेंटल अप्रोच सेल्स पर्सन को आत्मविश्वास देती है और ग्राहक के लिए बातचीत को सहज बनाती है। रैखम ने यह भी स्पष्ट किया कि थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने के लिए माइंडसेट और एटीट्यूड का बड़ा रोल है। केवल तकनीक सीखना पर्याप्त नहीं, सेल्स पर्सन को यह समझना होता है कि बड़े सौदे में सफलता का मतलब है ग्राहक की वास्तविक जरूरतों को पहचानना और उन्हें समाधान की ओर ले जाना। यह सोच आपको हर सवाल, फॉलोअप और मीटिंग में दिशा देती है। सकारात्मक और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के बिना स्पिन का पालन करना मुश्किल होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु रैखम ने उठाया वह है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। बड़े सेल्स में हर कॉल सफल नहीं होती, लेकिन जो सेल्स पर्सन अपने अनुभवों से सीखते हैं वही लगातार सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी मीटिंग में नीड, पे ऑफ सवाल समय पर नहीं पूछे गए और डील फेल हुआ, तो अगली बार यह अनुभव उन्हें बेहतर रणनीति अपनाने में मदद करता है। थ्योरी टू प्रैक्टिस का यही एसेंस है, लगातार सीखना, अभ्यास करना और सुधारना। रैखम ने कई केस स्टडीज का हवाला दिया। एक उदाहरण में एक टीम ने स्पिन सेलिंग को अपने बड़े सौदों में लागू किया। शुरू में कुछ कॉल्स असफल रहीं क्योंकि सेल्स पर्सन ने केवल थ्योरी याद की थी, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बिहेवियरल फीडबैक और इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन को अपनाने के बाद टीम ने लगातार सफलता हासिल की। उनके कॉल्स अब बेहतर संरचित थे, ग्राहक की जरूरतें स्पष्ट रूप से समझी जाती थीं और ऑब्जेक्शंस कम हो गए। चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि थ्योरी केवल तभी प्रभावी होती है जब उसे व्यवहार में बदला जाए। स्पिन सेलिंग, बड़े सेल्स रणनीतियां और क्लोजिंग तकनीक केवल नियम नहीं है, ये फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें वास्तविक कॉल, मीटिंग और ग्राहक इंटरेक्शन में लागू करना जरूरी है। जब आप स्ट्रक्चर्ड अभ्यास, लगातार फीडबैक और इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनाते हैं तो थ्योरी अपने आप प्रभावी हो जाती है और बड़े सौदों में सफलता सुनिश्चित होती है। अंत में चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि बड़े सेल्स में सफलता का मूल मंत्र है थ्योरी को व्यवहार में बदलना। बिना अभ्यास, फीडबैक और सुधार के स्पिन या कोई भी रणनीति केवल ज्ञान बनकर रह जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाने से ग्राहक की जरूरतों को पहचानना, ऑब्जेक्शंस रोकना और समाधान की ओर उन्हें ले जाना आसान और प्रभावी हो जाता है। यही वह कला है जो थ्योरी को वास्तविक सफलता में बदलती है। चैप्टर 8 टर्निंग थियरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 नील रैखम के अनुसार स्पिन सेलिंग और बड़े सेल्स की तकनीकें सिर्फ पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं रहती। चैप्टर 8 में वे इसे आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में लागू करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें रणनीति, व्यवहार और वास्तविक कॉल के अनुभवों का सही मेल होना चाहिए। यहाँ एम्फसिस है कि थ्योरी सीखने का मतलब केवल नियम याद रखना नहीं है, बल्कि इसे हर इंटरैक्शन में जीवंत करना है। रैखम बताते हैं कि बड़े सेल्स में सफलता का आधार है कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस विद रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि सेल्स पर्सन को हर कॉल, मीटिंग और प्रेजेंटेशन के बाद अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन ने सिचुएशन सवालों का सही इस्तेमाल किया, लेकिन इम्प्लीकेशन सवालों में कमजोर रहा। यदि वह यह अनुभव नोट कर ले और अगली कॉल में सुधार करे तो धीरे धीरे उसकी पूरी स्पिन प्रक्रिया मजबूत होती है। इसी कारण रैखम इसे फीडबैक लूप कहते हैं, सीखना, लागू करना, सुधारना और फिर सीखना। एक और मुख्य बिंदु है कॉन्टेक्सचुअल एडेप्टेशन, यानी थ्योरी को हर ग्राहक और परिस्थिति के हिसाब से ढालना। रैखम का कहना है कि हर ग्राहक अलग है। किसी ग्राहक के लिए इम्प्लीकेशन सवाल बहुत प्रभावी हो सकते हैं तो किसी के लिए नीड, पे ऑफ सवाल। इसलिए सेल्स पर्सन को सटीक निर्णय लेना होता है कि कौन से सवाल, किस समय और किस तरीके से पूछे जाएं। यह अनुभव और सिचुएशनल अवेयरनेस के बिना संभव नहीं।
रैखम इस चैप्टर में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज साझा करते हैं। एक उदाहरण में एक टीम ने स्पिन सेलिंग को अडॉप्ट किया, लेकिन शुरू में केवल स्क्रिप्ट के अनुसार सवाल पूछे। परिणाम स्वरूप कुछ ग्राहक जवाब देने में संकोच करते रहे। लेकिन जब टीम ने सीखना शुरू किया कि कब ओपन एंडेड सवाल पूछने हैं, कब इम्प्लीकेशन को एम्फसाइज करना है, तो उनकी सफलता दर तेजी से बढ़ी। यही दिखाता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस का सही संयोजन ही बड़े सेल्स में विजयी बनाता है। इसके अलावा रैखम बताते हैं कि इंक्रीमेंटल स्किल बिल्डिंग सबसे प्रभावी तरीका है। नए सेल्स पर्सन को शुरू में केवल सिचुएशन और प्रॉब्लम सवालों पर फोकस करना चाहिए। जब ये सही से आ जाते हैं तो इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ सवाल जोड़ें। इस प्रक्रिया से सेल्स पर्सन ओवरवेल्म्ड नहीं होते और हर कॉल में आत्मविश्वास और कौशल बढ़ता है। रैखम ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और पीयर फीडबैक महत्वपूर्ण है। बड़े सेल्स में सेल्स पर्सन अक्सर स्वयं नहीं देख पाते कि उन्होंने कौन से सवाल सही तरीके से पूछे और कौन से नहीं। इसलिए टीम मीटिंग्स में कॉल रिकॉर्डिंग का विश्लेषण, पीयर फीडबैक और रोल प्लेइंग अभ्यास महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि थ्योरी कहाँ काम कर रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इमोशनल इंटेलिजेंस और एक्टिव लिसनिंग। रैखम कहते हैं कि बड़े सेल्स में ग्राहक केवल सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि उनके भाव, हेजिटेशन और बॉडी लैंग्वेज भी संकेत देते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचान कर अपनी स्पिन रणनीति को एडजस्ट करते हैं, तो आप ऑब्जेक्शंस रोक सकते हैं, नीड पे ऑफ बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और ग्राहक को अपने निर्णय तक सहजता से ले जा सकते हैं। रैखम इस चैप्टर में जोर देते हैं कि थियरी टू प्रैक्टिस में लगातार सुधार और अनुभव का महत्व है। हर असफल कॉल या रद्द हुई मीटिंग को सीखने का अवसर समझे। यह माइंडसेट ही बड़े सेल्स में निरंतर सफलता और मास्टरी की कुंजी है। केवल किताब में लिखी स्पिन तकनीक या क्लोजिंग मॉडल याद करने से डील नहीं बनती, बल्कि उसे हर इंटरैक्शन में लागू करना और अडेप्ट करना जरूरी है। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा सबक यह है कि थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर केवल अभ्यास और अनुभव में होता है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टेक्चुअल एडेप्टेशन, पीयर फीडबैक और इमोशनल इंटेलिजेंस का सही मिश्रण ही बड़े सौदों में सफलता सुनिश्चित करता है। जब आप इस सतत प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो स्पिन सेलिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं रह जाती, बल्कि एक व्यावहारिक कला बन जाती है जो ग्राहक की जरूरतों को समझने और समाधान तक ले जाने में मदद करती है। अंत में चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि बड़े सेल्स में सफलता का रहस्य थ्योरी को जीवंत करना और हर इंटरैक्शन से सीखना है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट के बिना स्पिन सेलिंग केवल ज्ञान बनकर रह जाता है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करके ही वास्तविक परिणाम हासिल होते हैं। यही वह कला है जो थ्योरी को एक्शनेबल और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में बदल देती है। चैप्टर 9 अपेंडिक्स ए, इवैल्यूएटिंग द स्पिन मॉडल। नील रैखम ने स्पिन सेलिंग मॉडल को बड़े सौदों और जटिल सेल्स के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसे केवल सीखना पर्याप्त नहीं है। अपेंडिक्स ए में रैखम इस मॉडल का मूल्यांकन करने और इसकी प्रभावशीलता समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ एम्फसिस है कि स्पिन सेलिंग क्यों काम करता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं और इसे लगातार सुधारने की आवश्यकता क्यों है। रैखम बताते हैं कि स्पिन सेलिंग 4 मुख्य प्रकार के सवालों पर आधारित है: सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड पे ऑफ। इस मॉडल का उद्देश्य ग्राहक की असली जरूरतों को पहचानना, उनके प्रभाव को समझना और समाधान के लाभ को स्पष्ट करना है। इवैल्यूएशन का पहला कदम यह समझना है कि मॉडल कितने हद तक वास्तविक बिक्री परिस्थितियों में लागू होता है। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि बड़े और जटिल सौदों में स्पिन मॉडल काफी प्रभावी है, क्योंकि यह ग्राहकों को उनके पेन पॉइंट्स और लाभ की स्पष्ट समझ देता है। अपेंडिक्स में रैखम बताते हैं कि इवैल्यूएशन के लिए 3 मुख्य क्राइटेरिया होते हैं। पहला, इफेक्टिवनेस, यानी स्पिन मॉडल से कितने प्रतिशत मामलों में बड़े सौदे सफल हुए। उनकी शोध में यह पाया गया कि सेल्स पर्सन जिन्होंने स्पिन सवालों और क्रम का पालन किया, उनकी सफलता दर 17% से 22% तक अधिक थी, जबकि जिन्होंने पारंपरिक टेक्निक अपनाई, उनकी सफलता दर कम रही। इससे यह साफ होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग और नीड पे ऑफ पर ध्यान देना वास्तविक परिणाम देता है। दूसरा क्राइटेरियन है ईज ऑफ यूज, यानी मॉडल को सीखना और लागू करना कितना आसान है। रैखम बताते हैं कि स्पिन सेलिंग सरल दिखता है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करना रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, रोल प्ले और फीडबैक। बिना अभ्यास के केवल सवालों को याद करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए इवैल्यूएशन में यह देखा जाता है कि सेल्स पर्सन स्पिन को कितने आत्मविश्वास और सही क्रम में उपयोग कर पा रहे हैं। जो सेल्स पर्सन लगातार स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन अपनाते हैं, वे जल्दी मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तीसरा क्राइटेरियन है अडेप्टेबिलिटी, यानी स्पिन मॉडल को विभिन्न परिस्थितियों और ग्राहकों के अनुरूप ढालना। रैखम जोर देते हैं कि हर ग्राहक अलग होता है। कुछ ग्राहक इम्प्लीकेशन सवालों पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं,
जबकि अन्य नी पे ऑफ सवालों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए स्पिन मॉडल को रिजिड तरीके से लागू करना अक्सर कम प्रभावी होता है। इवैल्यूएशन में यह देखा जाता है कि सेल्स पर्सन कितनी जल्दी और सही तरीके से क्वेश्चन सीक्वेंस को एडजस्ट कर पाते हैं। जो सफल होते हैं वे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने सवालों का क्रम बदलकर ग्राहक को एंगेज करते हैं। रैखम ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पिन मॉडल केवल बड़े सौदों में प्रभावी नहीं, बल्कि छोटे सौदों में भी इसका पार्शियल उपयोग फायदेमंद हो सकता है। छोटे सेल्स में सिचुएशन और प्रॉब्लम सवाल अक्सर सीमित समय में जल्दी इंसाइट देते हैं। हालांकि नी पे ऑफ और इम्प्लीकेशन सवाल छोटे सौदों में उतने प्रभावी नहीं होते। इसलिए इवैल्यूएशन में यह जरूरी है कि सेल्स पर्सन समझे कि किस स्थिति में कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है। अपेंडिक्स ए में रैखम ने स्पिन मॉडल की लिमिटेशंस पर भी चर्चा की। सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि मॉडल प्योर क्वेश्चनिंग टेक्निक पर निर्भर है। यदि सेल्स पर्सन की एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस या बिहेवियरल स्किल्स कमजोर है तो स्पिन के सवाल प्रभावी नहीं होते। दूसरा लिमिटेशन यह है कि मॉडल एक समय पर सारे सॉल्यूशंस प्रदान नहीं करता, इसे अडैप्ट और कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तीसरी लिमिटेशन यह है कि बड़े संगठन में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं और स्पिन सवालों का सही क्रम अपनाना और सभी डिसीजन मेकर्स को इन्वॉल्व करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रैखम ने इवैल्यूएशन के लिए मैट्रिक्स और फीडबैक लूप भी सुझाए। ये देखा जाता है कि कितने सवाल सही क्रम में पूछे गए, ग्राहक कितने एंगेज्ड रहे, ऑब्जेक्शंस कितनी बार सामने आए और नीड पे ऑफ समझाने का प्रभाव कितना हुआ। इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट से पता चलता है कि स्पिन मॉडल कितनी प्रभावशीलता के साथ लागू हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि स्पिन सेलिंग केवल नियम या तकनीक नहीं, बल्कि एक लिविंग फ्रेमवर्क है। इसे लगातार एवैल्यूएट, अडैप्ट और इम्प्रूव करना जरूरी है। जब आप इसका सही मूल्यांकन करते हैं इफेक्टिवनेस, ईज ऑफ यूज और अडैप्टेबिलिटी के आधार पर, तो आप केवल तकनीक को समझते ही नहीं, बल्कि इसे अपने व्यवहार और रणनीति में लगातार बेहतर बनाते हैं। अंत में चैप्टर 9 यह स्पष्ट करता है कि स्पिन मॉडल की वास्तविक शक्ति उसकी संरचना, लचीलापन और व्यवस्थित उपयोग में निहित है। जब इसे सही तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है और व्यवहार में लागू किया जाता है तो यह बड़े सौदों में सफलता और ग्राहक के लिए मूल्य बनाने की क्षमता रखता है। स्पिन मॉडल की यह समीक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी भी सेल्स तकनीक का असली मूल्य तभी सामने आता है जब उसे लगातार मेजर, अडैप्ट और रिफाइन किया जाए। चैप्टर 10 अपेंडिक्स बी क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल नील रैखम के स्पिन सेलिंग फ्रेमवर्क में अपेंडिक्स बी में एक बेहद महत्वपूर्ण टूल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल बड़े और जटिल सौदों में सफलता केवल सही सवाल पूछने या ग्राहक की जरूरत समझने तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा यह है कि सेल्स पर्सन की मानसिकता और दृष्टिकोण क्लोजिंग के प्रति क्या है। रैखम बताते हैं कि क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल आपको यह समझने और सुधारने में मदद करता है कि आप सौदों को अंतिम रूप देने के लिए कितने तैयार और प्रभावी हैं। सबसे पहले रैखम बताते हैं कि सेल्स पर्सन के क्लोजिंग एटीट्यूड का असर सीधे उनकी परफॉर्मेंस और ग्राहक के अनुभव पर पड़ता है। एक सकारात्मक और रणनीतिक दृष्टिकोण वाला सेल्स पर्सन ग्राहक को सहज महसूस कराता है, विश्वास बनाता है और ऑब्जेक्शंस को आसानी से रोकता है। वहीं नकारात्मक या ओवर एग्रेसिव दृष्टिकोण ग्राहक को दबाव में डाल सकता है और डील खोने का खतरा बढ़ा देता है। इसीलिए क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल को विकसित किया गया ताकि सेल्स पर्सन अपने दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन कर सकें। रैखम ने इस स्केल को कई स्तरों में विभाजित किया है। सबसे निचले स्तर पर है ओवर एग्रेसिव और हाई प्रेशर एटीट्यूड, जहां सेल्स पर्सन केवल डील को फाइनल करने पर फोकस करता है और ग्राहक की जरूरतों या भावनाओं को नजरअंदाज करता है। ऐसे दृष्टिकोण में शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ग्राहक का भरोसा और भविष्य की संभावनाएं कमजोर पड़ती हैं। इसके ऊपर का स्तर है पैसिव और अवॉइडेंट एटीट्यूड, जहां सेल्स पर्सन क्लोजिंग से बचता है और ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह निर्णय ले। ऐसे सेल्स पर्सन अक्सर मौके गंवा देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिव तरीके से नीड पे ऑफ या समाधान के लाभ को उजागर नहीं किया। रैखम बताते हैं कि इस स्तर पर सेल्स पर्सन को अपनी कम्युनिकेशन और इनिशिएटिव स्किल्स पर काम करने की जरूरत होती है। वास्तविक सफलता वाले स्तर को रैखम ने बैलेंस्ड एंड स्ट्रेटेजिक क्लोजिंग एटीट्यूड कहा है। इस स्तर पर सेल्स पर्सन ग्राहक की जरूरतों और समस्याओं को पूरी तरह समझता है, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ को स्पष्ट करता है और ग्राहक को निर्णय लेने में गाइड करता है। यहाँ पर सेल्स पर्सन दबाव नहीं डालता, बल्कि ग्राहक को विश्वास और क्लैरिटी देता है। बैलेंस्ड क्लोजिंग एटीट्यूड में पेशेंस, एक्टिव लिसनिंग और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग का परफेक्ट मिश्रण होता है। रैखम ने इस चैप्टर में क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल का उपयोग करने के तरीके भी बताए। पहला कदम है सेल्फ असेसमेंट। सेल्स पर्सन को हर कॉल या मीटिंग के बाद अपने एटीट्यूड का मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण के लिए,
उन्होंने क्या प्रोएक्टिव किया, क्या ग्राहकों को समाधान के लाभ को समझाने में मदद मिली, क्या किसी ऑब्जेक्शन को इफेक्टिवली हैंडल किया गया। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करना। दूसरा कदम है पीयर रिव्यू और फीडबैक। रैखम बताते हैं कि बड़े सौदों में अक्सर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और टीम शामिल होती है, इसलिए कॉल या मीटिंग के बाद पीयर फीडबैक लेना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि आपके एटीट्यूड ने ग्राहक पर क्या प्रभाव डाला और क्या सुधार की आवश्यकता है। तीसरा कदम है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रैखम कहते हैं कि क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल केवल मूल्यांकन का टूल नहीं है, यह सीखने और सुधारने का माध्यम है। सेल्स पर्सन को अपने दृष्टिकोण में आवश्यक एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, जैसे ओवर एग्रेसिव अप्रोच को मॉडरेट करना, पैसिव एटीट्यूड को एक्टिव बनाना और नीड पे ऑफ को बेहतर तरीके से हाईलाइट करना। यह इटरेटिव प्रोसेस लंबे समय में मास्टरी और बड़े सौदों में कंसिस्टेंट सफलता सुनिश्चित करता है। अपेंडिक्स बी में रैखम ने केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए। एक उदाहरण में एक सेल्स पर्सन ने शुरुआत में हाई प्रेशर क्लोजिंग अप्रोच अपनाई, जिससे ग्राहक तनाव में आया और डील डिले हुई। लेकिन उन्होंने क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल का इस्तेमाल किया, अपने बिहेवियर को एनालाइज किया और अगली कॉल में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। परिणाम स्वरूप ग्राहक ने सहजता से निर्णय लिया और डील सफल हुई। यह दिखाता है कि एटीट्यूड का सही इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कितना महत्वपूर्ण है। रैखम ने यह भी जोर दिया कि क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल का फायदा सिर्फ डील को फाइनल करने तक सीमित नहीं है, यह ग्राहक के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में भी मदद करता है। बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक एटीट्यूड से ग्राहक ट्रस्ट बिल्ड करता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और सेल्स पर्सन का प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़े सौदों में तकनीक और सवालों के अलावा मानसिकता और दृष्टिकोण निर्णायक होते हैं। स्पिन सेलिंग के 4 स्तर सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड पे ऑफ तभी प्रभावी होते हैं जब सेल्स पर्सन का क्लोजिंग एटीट्यूड बैलेंस्ड, स्ट्रेटेजिक और कस्टमर फोकस्ड हो। जब आप इसे अपनाते हैं तो ऑब्जेक्शंस कम होती हैं, नीड पे ऑफ समझाने में आसानी होती है और ग्राहक निर्णय लेने के लिए सहज होता है। अंत में चैप्टर 10 हमें यह सिखाता है कि सफल क्लोजिंग केवल रणनीति और प्रश्नावली पर निर्भर नहीं है, बल्कि सेल्स पर्सन के दृष्टिकोण और व्यवहार पर निर्भर है। क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल का उपयोग करके आप अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन, सुधार और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। यह टूल आपको केवल डील फाइनल करने में मदद नहीं करता, बल्कि ग्राहक के साथ लॉन्ग टर्म, मूल्यवान और विजयी रिलेशनशिप बनाने में भी सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, हमने स्पिन सेलिंग की पूरी यात्रा को कवर किया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हमने जाना कि बड़े और जटिल सौदों में सफलता केवल किसी शानदार पिच या तकनीक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह ग्राहक की जरूरतों को समझने, उनके पेन पॉइंट्स को उजागर करने और सही समाधान प्रस्तुत करने में निहित होती है। नील रैखम ने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि कैसे सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ सवालों की सही रणनीति अपनाकर हम ऑब्जेक्शंस रोक सकते हैं, क्लोजिंग को आसान बना सकते हैं और वास्तविक परिणाम हासिल कर सकते हैं। स्पिन सेलिंग सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो बड़े सेल्स में काम करता है और आपके अप्रोच को साइंटिफिक और मेजरेबल बनाता है। हमने देखा कि सेल्स बिहेवियर और एटीट्यूड, ओपनिंग द कॉल की रणनीति, कस्टमर की वास्तविक जरूरतों को समझना और थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। यही चीजें बड़े सौदों में फर्क पैदा करती हैं। केवल याद करने से काम नहीं चलता, बल्कि अभ्यास, फीडबैक और लगातार सुधार से ही मास्टरी हासिल होती है। अपेंडिसेस ने हमें दिखाया कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके माइंडसेट और अप्रोच पर निर्भर करता है। क्लोजिंग एटीट्यूड स्केल जैसे टूल्स से आप अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन कर सकते हैं, ओवर एग्रेसिव या पैसिव बिहेवियर से बच सकते हैं और अपने क्लोजिंग स्किल्स को बैलेंस और स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं। यही वो चीज है जो आपको सिर्फ एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एक हाई परफॉर्मिंग, ट्रस्टेड एडवाइजर बनाती है। अब जब आप इस किताब से गुजर चुके हैं, तो ये याद रखिए कि स्पिन सेलिंग का असली एसेंस है ग्राहक की जरूरतों को समझना, उनके दर्द और प्रभाव को स्पष्ट करना और समाधान के लाभ को वास्तविक रूप में दिखाना। यह प्रोसेस सिर्फ डील फाइनल करने तक सीमित नहीं है, यह लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने और रिपीट बिजनेस पाने में भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, यदि आप बड़े सौदों में कंसिस्टेंटली सफल होना चाहते हैं, तो स्पिन सेलिंग के 4 स्तरों को प्रैक्टिस में लाना, अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को इवैल्यूएट करना और हर इंटरेक्शन से सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिए, यह कोई ओवरनाइट सफलता नहीं है, यह एक कंटिन्यूअल लर्निंग, अडेप्टेशन और इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, लेकिन इसके रिजल्ट्स निश्चित रूप से रिवॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आपको लगता है कि इससे आपकी सेल्स अप्रोच में बदलाव आ सकता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए
अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप स्पिन सेलिंग को अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे इंसाइटफुल लगा। याद रखिए दोस्तों, सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने का नाम नहीं है। ये समस्या सुलझाने, मूल्य देने और विश्वास बनाने का एक जर्नी है। स्पिन सेलिंग आपको इस जर्नी में गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप केवल सेल्स करें ही नहीं बल्कि रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें।